हेलो गाइस, सीडीपी बाई निखिल सर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज बच्चे हम अपनी सीटेट सुपर सीरीज़ में एक न्यू टॉपिक करेंगे, जो कि हमारा न्यू टॉपिक हैगा वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। बच्चे अपने आप में 5 मार्क्स का टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से बच्चे, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और आपके सीटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, और आपके अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे इसके कंसेप्ट को, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे से लेवल के और आपके प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस उठाए हैं बच्चे, ताकि अच्छे से एक तरह से प्रैक्टिस हो सके और इसके कंसेप्ट को हम अच्छे से जान सके। ठीक है बच्चे, अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हम अपने मोटिवेशन थॉट के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे बच्चे। तो बच्चे, आज का हमारा जो मोटिवेशन थॉट हैगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा बच्चे, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। इसी जोश और उत्साह के साथ बच्चे हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हम अपने देश के लिए 2 शब्द बोलेंगे, जय हिंद जय भारत के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे बच्चे। आइए अपनी क्लास को आज हम अपने अच्छे से तरीके से अपने कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान में रख के और अपने क्लास को शुरू करते बच्चे। तो बच्चे, अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा बच्चे। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो अगर हम बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करें, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए मैंने 2 लाइनें यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि समावेशी शिक्षा क्या है बच्चे। अगर हम समावेशी शिक्षार्थियों को समान शिक्षा देना, ठीक है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ लिया जाता है बच्चे, यहाँ पर हम देखें तो समान शिक्षा देना, सभी बच्चों को एक छत के नीचे इक्वल, यानी कि समान शिक्षा प्रोवाइड कराना सभी बच्चों को। ठीक है बच्चे, सभी बच्चों को अच्छे से बिना किसी भेदभाव के उनको शिक्षा देना, उनको शिक्षा प्रदान करना। अगर हम समावेशी का अर्थ देखें बच्चे, इसका अर्थ जो होता है वो अर्थ भाव या शामिल होना या व्याप्त होना बच्चे। और अगर हम प्राचीन की बात करें, प्राचीन समावेशी शिक्षा की बात करें थोड़ी सी, यानी कि इसके बैकग्राउंड में जाकर देखें बच्चे, तो पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना जो थी सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, यानी कि कुछ स्पेशल चाइल्ड के लिए ही की गई थी बच्चे। इतने इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, पर लेकिन कुछ अमेंडमेंट यानी कि कुछ एक्ट आए और कुछ रिकमेंडेशन के बाद इंक्लूसिव एजुकेशन को अच्छे से फॉलो किया गया। और अब आप अगर किसी भी स्कूल में जाकर देखो तो इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है बच्चे। ठीक है, और अब हम देखते हैं आगे वाली स्लाइड में हमें क्या दे रखा है। और बच्चे, अगर हम देखते हैं इसका कि शिक्षा का समावेशीकरण ये बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और दिव्यांग को समान शिक्षा। अगर आपके स्कूल में, आपके क्लासरूम में कोई डिसेबल चाइल्ड भी है बच्चे, अगर आपके क्लासरूम में कोई डिसेबल चाइल्ड भी है, उसको भी उसकी नीड के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदीकरण नहीं किया जाएगा बच्चे। सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, सभी के लिए समान अवसर अवसर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चे, ये थी हमारी मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चे। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसका इतिहास उठाकर देखें किसका बच्चे, इंक्लूसिव एजुकेशन का, अगर हम कुछ इतिहास देखें इसका, तो इसके लिए पहले हमारा जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम लाया गया 1985 में। फिर आपकी NEPI नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो आपकी 1986 काफ़ी फेमस रही थी। ठीक है बच्चे, राहुल गांधी के राज में, जो राजीव गांधी के उसमें थी। ठीक है, और आपका जो थर्ड में दे
रखा द प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, लॉन्च इन 1987 में किया गया, इंटीग्रेटेड एजुकेशन वाला। और फिर आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो आपके 4th नंबर पर दे रखा है, इंपॉर्टेंट है बच्चे ये वाला। तो 1995 में जो आप PWD पढ़ते हो ना बच्चे, जो आप PWD देखते हो यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें कुछ 7 डिसेबिलिटी को बताया गया था। ये जो एक्ट हैगा बच्चे 1995 में लाया गया था, ठीक है। और द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च इन 1974 में फिर लाया गया इनको। और फिर सर्व शिक्षा अभियान फेमस है बच्चे, सर्व शिक्षा अभियान को 2000 में फिर से ये लाया गया ताकि बच्चे में जो भी बच्चे हैगे उनको अच्छे से शिक्षा प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। और उनके लिए शिक्षा अभियान चलाया गया था, ठीक है। और आपका जो लास्ट वाले में दे रखा डिसेबल फ्रेंडली बाय 2020 वाला, मार्च 2005 में ये भी लाया गया था। एक प्रोग्राम थे बच्चे। तो ये सारे इंक्लूसिव एजुकेशन की हिस्ट्री बनती है और ये बताते हैं कि पहले यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले और उनके बाद भी कुछ ऐसे प्रोग्राम यानी कि एक्ट लाए गए थे बच्चे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रहते हैं अपने आप में थोड़ा सा यानी कि पेपर में पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने स्लाइड शो कर दी आपके लिए। तो नेक्स्ट वाली पे देखते हैं हम थोड़ा सा यानी कि स्लाइड को देखते हैं नेक्स्ट। तो हमें दे रखा है यानी कि आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चे, यानी कि लक्ष्य और एक आपको उद्देश्य दे रखी है क्या होते हैं समावेशी शिक्षा के बच्चे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट बनता है कि सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए बच्चे, एजुकेशन फॉर ऑल बच्चे, ठीक है, सभी के लिए। अभी हमने देखा कि जो आपका अगर हम इस वर्ड को देखें ना, इंक्लूसिव एजुकेशन वी पॉजिटिव बच्चे, तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन जो है कि वो सभी के लिए होती है बच्चे, ठीक है। आपके डिसेबल चाइल्ड हो गए, ठीक है, और आपके जो आपके ये नॉर्मल चाइल्ड हो गए बच्चे, ये सभी के लिए होती है, समान शिक्षा होती है एक तरह से देखी जाए तो, ठीक है बच्चे। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बच्चे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स, उनके स्किल को आइडेंटिफाई किया जाता है बच्चे। एंड सोशल कॉन्शियसनेस, उनके जो आपके सामाजिक चेतना है कि उनके सामाजिक चेतना का विकास किया जाता है बच्चे, और उनके प्रिपेयर किया जाता है उनको न्यू चुनौतियों के लिए बच्चे, ठीक है, चैलेंज के लिए। और आपके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उनकी जो अभी यानी कि हम प्राचीन काल की बात करें थोड़ा सा, यानी कि इसके बैकग्राउंड में जाकर देखें तो इतना फोकस नहीं था एजुकेशन पर, लेकिन आज के टाइम में बच्चे एजुकेशन को फर्स्ट पर यानी कि पहले पॉइंट पर रखा जाता है, ठीक है। और एजुकेशन की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आया। और ज़्यादातर आपने देखा होगा ये आपका जो कोविड-19 चला था बच्चे, जैसे कि महामारी में, तो ज़्यादातर बच्चों ने अपने घर में ही बैठकर स्मार्ट क्लासरूम में ये एजुकेशन प्राप्त की थी, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा। टेक्निकल हो डिजिटल टेक्निकल जो भी आपका हैगा ना, तो उसमें क्लास लगी थी बच्चों की, ठीक है, फ़ोन पे। और यहाँ पर एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूव किया गया था बच्चे, है ना। तो एक तरीके से देख सकते हैं हम। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे हमें कुछ प्रिंसिपल शो किए गए हैं यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बच्चे। तो फर्स्ट हमारा बनता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट्स, यानी कि आपको बच्चे के साथ कोई विभेदीकरण नहीं करना है, बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी बच्चों को इक्वली लेकर चलना है, सभी को एक्टिविटी प्रोवाइड करानी है, बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग करानी है, लर्निंग बाय डूइंग करानी है, लेकिन सभी को अपॉर्चुनिटी देनी है इक्वल, ठीक है, सभी को समान रूप से देखना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है बच्चे, ठीक है। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, वही जो मैंने अभी बताया, सभी को समान शिक्षा प्रोवाइड करानी है, उनके अवसर प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। उनके नीड को ध्यान में रखते हुए बच्चे, उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए आपने उनके टीचिंग मेथड जो होते हैं उनको तैयार करना है, ठीक है, लेसन प्लान जो होते हैं उनको तैयार करना है बच्चे, उनके और अपने मेथड्स जो हैगे, ठीक है, उनको तैयार रखना है और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी नीड्स को आपने फुलफिल करना है बच्चे, ठीक है।
तो और इक्वल एजुकेशन बेनिफिट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी को यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनका एक राइट्स भी बनता ही, अधिकार हैगा। ओके। और आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर सभी की नीड्स को फुलफ़िल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे देखते हैं हमें क्या दे रखा है। और ये अच्छी स्लाइड दे रखी है कि चिल्ड्रन हु लर्न टुगेदर एंड लिव टुगेदर। यस। ओके। कुछ टीचर्स के लिए भी बोला गया है, जैसे कि स्पेशल ट्रेनिंग टू टीचर्स, और टीचर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कुछ टीचर्स होते हैं, और जैसे कि आपने देखा होगा कुछ हमारे क्लासरूम में डिसेबल चाइल्ड भी देखने को मिलते हैं, आपने देखा होगा। तो बच्चे वहाँ पर क्या होता है, उनके लिए स्पेशल क्लासरूम होती है कुछ, और कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को उनके लिए, है ना। तो कुछ स्पेशल ट्रेनिंग टू टीचर्स होने चाहिए, यानी कि उनको, और स्पेशल केयर ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, उनके केयर को उनके स्पेशल चिल्ड्रन के लिए होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूव मेथड्स ऑफ टीचिंग, बच्चे उनके टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूव के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमें स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बोला गया है। ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं कि आप मेन स्ट्रीमिंग करा सकते हो बच्चे को, ठीक है, एंड एनकरेज स्टूडेंट्स, यानी कि आप प्रोत्साहित कर सकते हो बच्चे को, ठीक है, आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, आप बच्चे को एनकरेज कर सकते हो, ठीक है। और इम्प्रूव टेक्स्ट बुक, उनकी टेक्स्ट बुक में इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों की बुक्स आपने देखी होगी कितनी कलरफुल होती है ना, उसमें और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे कि अच्छे पिक्चर्स, अच्छे कार्टून्स ऐड किए जा सकते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कुछ बच्चों की बुक्स के जो लेटर होते हैं वो काफ़ी साइज उनका छोटा होता है, उनका फ़ॉन्ट साइज जो बोलते हैं हम, उनका अक्षरों का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है बच्चे। तो उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए और हम उनको अच्छे से, यानी कि नॉर्मल मीडियम साइज़ में रखवा सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे को जब छोटे बच्चे पढ़े तो उनको पढ़ते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज होती है इम्प्रूव इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो नेक्स्ट वाली में दे रखा हमें, 1 मिनट बच्चे। ओके बच्चे, अब हमारी कुछ बैरियर्स आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, है ना। बैरियर्स तो बनते ही है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ नेगेटिव अप्रोच होती है ना, नकारात्मक उपागम देखने को मिलते हैं कुछ आपको। और आपने ये भी देखा होगा लैक ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़, कुछ शारीरिक फैसिलिटीज़ जो होती है उनकी कमी मिलती है, लैक ऑफ फंड्स एंड लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, है ना। जो टीचर्स होते हैं उनके कुछ ट्रेन टीचर नहीं मिल पाते, इनका अभाव रहता है वहाँ पर। और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बच्चे आप ये देखते हो कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। और इमोशनली प्रॉब्लम्स बच्चे को रहती है, एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है ना। तो ये आपके बैरियर्स होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमें कुछ इंपॉर्टेंस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बता रखा है, यानी कि आपके NCF बनेगा बच्चे, ये NFC नहीं बनेगा, ये एरर है यहाँ पर, ये यहाँ पर C और F आ जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आपका 2005 कहते हैं, ये पूरी तरह से आपका किस पर बेस है बच्चे, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है। और ये कहता है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन एंड मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन और फिजिकली चिल्ड्रन, बच्चे को ध्यान में रखकर ही उसका करिकुलम तैयार किया जाए, ठीक है। नेशनल करिकुलम जो आपका होता है नेशनल NCF ये बोलता है, ठीक है। तो जो भी आपके डिसेबल चाइल्ड है और आपके नॉर्मल चाइल्ड हो गए, ठीक है, उनके नीड्स को ध्यान में रखकर ही आपका करिकुलम तैयार किया जाए, ठीक है। तो इनके NCF में भी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बोला गया है बच्चे। ओके, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चा, है ना।
ओके, कुछ आपको ये दे रखा है जैसे कि डिज़ाइन ऑफ क्लासरूम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चे, यानी कि आपके जो क्लासरूम का डिज़ाइन हैगा वो कैसा होना चाहिए अगर आप समावेशी शिक्षा में हो। जैसे कि वहाँ पर आपका साइज़ ऑफ क्लास तो एक मीडियम साइज़ होना चाहिए क्लास में, ठीक है। जैसे कि आपकी क्लास में कुछ ज़्यादा स्टूडेंट हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा स्टूडेंट है बच्चे, तो वहाँ पर क्लास का साइज़ थोड़ा अच्छा होना चाहिए और टीचिंग एड्स होने चाहिए वहाँ पर। वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, हवा अच्छे से आती है, रूम फ़ैन हो वहाँ पर, ठीक है, और विंडो अच्छी हो, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम अच्छा हो वहाँ पर, अरेंजमेंट ऑफ लाइट, ठीक है, वहाँ पर रोशनी अच्छे से आ सके, एंड अटेंशन टू फिज़िकल नीड्स, ठीक है, और टीएलएम का टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको बोलते हैं वहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाने चाहिए, ठीक है, ताकि और दीवारों पर, यानी कि जो आपकी कमरे की दीवारें होती है वहाँ पर अच्छे अच्छे मोटिवेशनल थॉट होने चाहिए, और रंग बिरंगी कोई पिक्चर हो गई, है ना, ये होनी चाहिए ताकि बच्चे थोड़ा सा क्रिएटिविटी और थोड़ा सा अच्छे से वहाँ पर अच्छे से लर्निंग कर पाए, है ना। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है इम्पोर्टेंट। एंड स्पेशल अटेंशन टू डिसेबल चिल्ड्रन, जो कुछ आपने देखा होगा जैसे कि आपकी क्लास में डिसेबल चिल्ड्रन देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पर कुछ स्पेशल अटेंशन देने के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है बच्चे, ठीक है। तो ये सारा आपको डिज़ाइन करना चाहिए एक तरह से, ठीक है, और कुछ फर्नीचर होना चाहिए ताकि आपका डिसेबल चाइल्ड वहाँ पर है कोई बच्चा, तो वहाँ पर उसकी नीड्स को फुलफ़िल किया गया हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। कोई दिव्यांग बच्चा है जिसको चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हैगी, ठीक है, उसके लिए कोई वहाँ पर व्हील चेयर हो जैसे, है ना, और बैसाखी का यूज़ कर सके वहाँ पर, और अच्छा फर्श होना चाहिए और ताकि वो वहाँ पे फिसल ना सके, ठीक है। तो बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखकर बच्चे क्लासरूम का साइज और उसके जो भी नीड्स हैगी उसको अच्छे से ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमें दे रखा है टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करें बच्चा, तो कोऑपरेटिव लर्निंग करानी चाहिए अगर हम अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखकर, तो बच्चे वहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग अच्छी रहेगी, ठीक है, सहयोगात्मक आप लर्निंग करा रहे हो बच्चे को, तो बच्चे को कोऑपरेटिव लर्निंग करानी चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपने देख रहे होगे, यहाँ पर एक दिव्यांग चाइल्ड हैगा, ठीक है, व्हील चेयर पर है, और यहाँ पर एक बच्चा हैगा, फिर ये साथ होकर यानी कि साथ में लर्निंग कर रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, तो जो डिसेबल चाइल्ड हैगा उसको कोई फील नहीं होगा कि मैं इनसे अलग हूँ, ठीक है, तो उसकी फीलिंग, हाँ, आप यानी कि उनको फील नहीं होएगा कि मैं इनसे अलग हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, कोऑपरेटिव लर्निंग में थोड़ा सा बच्चा उनसे भी सीखेगा और अपने से भी थोड़ा बहुत अच्छे से सीखता है, ठीक है। सहयोगात्मक और ग्रुप में तो और भी अच्छा सीखते हैं बच्चे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ द बेस्ट मेथड है बच्चे, ठीक है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को बढ़ाने के लिए। एंड आप पीयर ट्यूटरिंग कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि आपने पीयर ट्यूटरिंग किया, जैसे कि आपने क्लास में रीडिंग की, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, और आपने कोई एक्टिविटी की, ठीक है, क्रिएटिविटी की वहाँ पर, तो और भी बच्चे को आप मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है, एनकरेज कर सकते हो आप बच्चे को, और भी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बच्चे पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और अपनी टैलेंट को, अपनी स्किल को, जो उनकी स्किल हिडन है, ठीक है, उसको बाहर लाया जा सके, ठीक है, उनके टैलेंट को बाहर लाया जा सके, ठीक है। ओके, मल्टी सेंसरी टीचिंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप वहाँ पर जो भी आपके मल्टी सेंसरी टीचिंग के जो आपके टीएलएम में हैगे, ठीक है, और आपके जैसे एग्जांपल हैगे ये, ठीक है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, ओके, जो भी आपके लर्निंग बाय डूइंग का वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, बच्चे जितना भी कुछ करके सीख रहा है, और मीनिंगफुल लर्निंग में यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। ओके,
अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट हमारे कहता है कि रोल ऑफ टीचर, एक टीचर का समावेश इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या महत्व रहता है बच्चे। तो सबसे पहले इंटरेक्शन विद फैमिली, परिवार से इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है, अपना योगदान वहाँ पर दे सकता है ताकि बच्चे के बारे में और बच्चे की फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत जान सके, है ना। और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है बच्चे, है ना। और लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को न्यू आप डेवलप कर सकते हो उनकी स्ट्रैटेजीज़ को, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो बच्चे के आप, है ना। और स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हो बच्चे के लिए, एंड पर्सनल नीड्स को देख सकते हो, ठीक है। उनकी उनकी नीड्स को ध्यान में रखकर कुछ उनके लिए अच्छा कर सकते हो, लेकिन सभी के लिए करना, आपको एक बच्चे के लिए नहीं करना, ठीक है। सभी के लिए करना है और सभी की नीड्स को ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है। ताकि एक बच्चे के लिए नहीं करना, हमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, ठीक है। और हिडन टैलेंट्स, यानी कि जो उनके छिपे हुए टैलेंट्स हैगे उनको उनमें, यानी कि उनको बाहर लाया जा सके, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये इम्पोर्टेंस रहती है बच्चे टीचर्स की, टीचर इनमें अपना योगदान निभा सकता है। तो ये था बच्चे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके साथ हम अपने कंसेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे बच्चे। होपफुली आपको इतना अच्छे से थ्योरी ये समझ में आई होगी बच्चे। अगर आपको किसी से, यानी कि आपको यहाँ पर कोई डाउट रहा हो इस टॉपिक में अभी तक, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। और अब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, और उसके अच्छे क्वेश्चंस हैगे बच्चे, प्रीवियस ईयर हैगे थोड़े से, और कुछ नए ऐड किए गए हैं, और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो बच्चे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन हैगा कि इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स, यानी कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को डैश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपसे तैयार नहीं करना चाहिए, बी कह रहा है कभी कभी तैयार करना चाहिए, सी कह रहा है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या डी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको बच्चे को एक्टिवली प्रिपेयर कराना है, ठीक है। आपका जो एक्टिवली वर्ड हैगा बी पॉजिटिव बच्चा, जो हैगा एक्टिवली जो वर्ड हैगा पॉजिटिव वर्ड है अपने आप में। और शुड नॉट प्रिपेयर, आपको बच्चे को तैयार नहीं करना, ऐसा नहीं है। शुड ओकेजनली प्रिपेयर, आपने सिर्फ कभी कभी तैयार करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बच्चे को सक्रिय रूप से तैयार कराइए आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार डी भी देख लेते हैं। डी कह रहा है कि डिस्करेज, आपको बच्चे को डिस्करेज नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, आपको ये बताना बच्चे। तो आपका जो ये क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आरटी ही से रिलेटेड है बच्चे, 2009 में जो आया था, ठीक है। द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल है ये, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, बी कह रहा है अ सिंपैथिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड, या सी कह रहा है अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, या डी मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग दैम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन। बताइए बच्चे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेस्ट आंसर रहेगा, क्योंकि सी आपका ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव एक राइट आंसर बन रहा है बच्चे यहाँ पर। ना तो आप बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हो, यहाँ पर बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल थोड़ी है ये। और डिसेबल आप सिंपैथिक दिखा रहे हो बच्चे पर, नहीं, सहानुभूति नहीं दिखानी आपको यहाँ पर, एम्पैथी दिखानी है, ठीक है, एम्पैथी जो बोलते हैं उसको, ठीक है। और फिर आप डी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मेन स्ट्रीम ऑफ द डिसेबल
केवल नहीं, ये भी हटी जाएगा क्योंकि यहाँ मुख्य व्यवसायिक शिक्षा का उपलब्ध कराकर सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट बेस्ड ह्यूमैनिस्टिक्स पर्सपेक्टिव। ठीक है बच्चा, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पेपर 2 में पूछा गया आपका सीटेट में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। बताइए बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यस, आपको ये बताना है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा इसमें से ऐसा पॉइंट हैगा, कौन से आपको इसमें अच्छा पॉइंट दे रखा है कि जो आपको इम्पोर्टेंस इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रहा है। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, बी कह रहा है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, या सी कह रहा है प्रोमोटिंग कम्पिटिटिव लर्निंग, या डी ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। बच्चे अगर हम यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन की बात देखें तो यहाँ पर की नहीं जा रही कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट। आप क्यों करोगे, आप बच्चे को सेग्रीगेशन नहीं करना, आपने बच्चे का टेस्ट नहीं लेना। ठीक है, आपको बच्चे के साथ क्लासिफिकेशन नहीं करना, उनका वर्गीकरण नहीं करना यहाँ पर। ठीक है, प्रमोटिंग कम्पिटिव नहीं, कम्पिटिव आपस में कम्पिटिव मत कराओ बच्चे का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। और इम्पोर्टेंट हैगा बच्चे ये जो आपका मैंने आपको एक बारी और बताया था, जो आपका आई ई और पी जो हैगा यानी कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान जो हैगा वो स्पेशल किसके लिए होता है बच्चे, वो होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। किसके लिए होता है बच्चे, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए होता है, यानी कि समावेशी शिक्षा के लिए ही होता है आपका विशेष शिक्षा योजना, यानी कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका बच्चे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है देखिए। तो ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। यस बच्चे, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। तो आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल है जो इंक्लूसिव एजुकेशन उस पर बेस्ड है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सोशल इक्विलिब्रियम है, बी कह रहा है इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, और सी कह रहा है सोशल एक्सिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, या डी कह रहा है वर्ल्ड ब्रोथरहुड यानी कि विश्व बंधुता। यस, तो बच्चे आपको देखना है, मैंने अभी बताया था आपको, जो आपकी समावेशी शिक्षा है सभी को समान समझना है, आपको सभी के साथ समान व्यवहार करना है, सभी को समान अवसर प्रोवाइड कराने हैं, उनको समान अवसर प्रदान करने हैं। तो किस ऑप्शन में आपको पॉजिटिव वर्ड नज़र आ रहे हैं बच्चे, ऑप्शन नंबर बी आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इंक्लूसिव एजुकेशन का एक प्रिंसिपल बनता है। और अभी हम पढ़ के भी आए हैं, अभी मैंने कुछ बेसिक आपको बताया था कि इसके बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। तो जिस बच्चे ने अच्छे से सुना होगा उसको आंसर अच्छे से पता होगा, और अब आपको अच्छे से पता भी लग गया होगा। ठीक है बच्चे, तो इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इज द राइट आंसर बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समता एवं समान अवसर, सभी की इक्विटी एंड इक्वल लेकर चलना है, उनके अपॉर्चुनिटीज़ को एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड भी करानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, अभी हम पढ़ के भी आए हैं इसके बारे में थोड़ा सा। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर, यानी कि दिव्यांग जनक अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। तो वो कौन सा ईयर था जिसमें आपका RPWD लाया गया। एक बार मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चे, RPWD इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी बच्चे, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़।
क्या बनेगी बच्चे इसकी फुल फॉर्म RPWD की, एक बारी अच्छे से लिख लेना, नोट डाउन कर लेना बच्चे, अच्छे से नोट बनाते और चलना, ठीक है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इसकी फुल फॉर्म हैगी, और ये कब आया था बच्चे 2016 को, यानी कि 2016 में लाया गया था। और जब ये लाया गया तो इसमें 21 डिसेबिलिटीज़ थी, ठीक है। अब इसमें कितनी है, 21 डिसेबिलिटीज़ है। और अगर हम PWD की बात करें, अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बताया था इसके बारे में। PWD की बात करें यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये कब लाया गया था, 1995 में लाया गया था बच्चे। 1995 में क्या लाया गया था आपका, ये PWD लाया गया था। पर जो आपसे पूछा जा रहा है बच्चे, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हैगा, वो कौन सी ईयर में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का कब लाया गया था बच्चे, 2016 में लाया गया था। कब लाया गया था, 2016 में लाया गया था बच्चे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती है, इसी उमंग और जोश के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे बच्चे, क्योंकि रुकना और थकना यहाँ पर बिल्कुल मना है। देखते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछना है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। अभी यहाँ पर दो कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, और ऐसी मैं आशा रखता हूँ बच्चे आप इनको नोट डाउन भी करते चल रहे होंगे, ठीक है। और नोट अपने अच्छे से बनाते हुए चलने हैं, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप इसका अच्छे से रिवीजन कर सको बच्चे, ठीक है। क्योंकि जो आपके खुद के नोट्स बने हुए होते हैं बच्चे, और उसका रिवीजन हम करते हैं, तो हमारे जैसे हम नोट्स तैयार करते और चलते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में बैठना शुरू हो जाती है, ठीक है। और अपने नोट्स बनाए करो, अपना आलस्य खो दो, ठीक है। किसी बात का वो नहीं करना आपको, बस अपनी मेहनत करो अच्छे से, ठीक है बच्चा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो आपसे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बताने से पहले मैं कुछ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बता दूंगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डिसेबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है बच्चे। यहाँ पर नॉर्मल चाइल्ड की बात नहीं की जा रही है। अगर नॉर्मल चाइल्ड होता, देखिए बच्चे मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, अगर नॉर्मल चाइल्ड यहाँ पर पूछा जाता, तो बच्चे उसका राइट आंसर हो जाता 6 to 14 ईयर्स, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ऐसा सरकार ने, गवर्नमेंट ने किया हुआ है, ठीक है। पर लेकिन बच्चे यहाँ पर कुछ डिसेबिलिटीज चाइल्ड के बारे में बताया गया है। गवर्नमेंट ने बच्चे डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए जो समय निर्धारित किया है, वो किया है बच्चे 6 से 18 ईयर्स, यानी कि 6 से 18 साल के बच्चों को इनके बीच में शिक्षा प्रोवाइड यानी कि मिलेगी, ठीक है। डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए 6 to 18 है, और नॉर्मल चाइल्ड के लिए बच्चे 6 to 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो बनेगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि 6 to 18 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके लिए, डिसेबिलिटीज़ चाइल्ड की बात की जा रही है बच्चे। किसकी बात की जा रही है, आई रिपीट माय क्वेश्चन बच्चे, डिसेबिलिटी चाइल्ड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से केयरफुली रीड करना, ताकि आपका आंसर गलत ना हो सके, ठीक है। क्वेश्चन से पूछना कि वो क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहा है, फिर उसके ऑप्शन पे जाना, ठीक है। और कुछ पैडागोजी का भी ऐसा ही खेल है बच्चे, कुछ वर्डों पर आपने कमांड कर ली ना, तो आपकी पैडागोजी बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन। यस, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपको शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, या बी कह रहा उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या सी कह रहा उनके प्रति स्नेह होने के नाते, या डी आपसे उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो बच्चे आपको अच्छा इसमें ऑप्शन अदर के कंपैरिजन में जो दिख रहा होगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए लग रहा होगा, क्योंकि यूज़ ऑफ कस्टमाइज एंड सिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड्स बाय द टीचर, यानी कि आप शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर यहाँ पर बच्चे को ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदर के कंपैरिजन में, ठीक है, अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। एक अच्छा खासा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बच्चे, एक बच्ची हैगी यानी कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। ठीक है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं और रूही किन गुणों का प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है आपको ये बताना है। रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन। रूही एक बच्ची हैगी और मल्टीपल सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर सोचती है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा और ओरिजिनल सॉल्यूशन सोचती है। ठीक है, तो वो रूही हैगी इस डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए और एन, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है गेम दे रखे हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्रिएटिव थिंकर है, बी कह रहा है कन्वर्जेंट थिंकर है, सी कह रहा है रिजिड थिंकर है, या डी ऑप्शन ईगोसेंट्रिक थिंकर है। बताइए बच्चे। देखिए बच्चे, अगर आपने ये वर्ड अच्छे से पढ़ा होगा ना, क्वेश्चंस की लाइन को अच्छे से देखा होगा, तो आपका आंसर अभी तक आ गया होगा, यानी कि आपने पता होगा आपका ये आंसर है। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन कब आते हैं बच्चे, मैंने आपसे एक बारी और बताई थी, ओरिजिनल सॉल्यूशन आपके जो होते हैं वो क्रिएटिव थिंकर में आते हैं। ठीक है, जो बच्चा सृजनात्मक सोचता है, ओरिजिनल थॉट्स के बारे में ओरिजिनल सॉल्यूशन लाता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो बच्चा वो कौन सा है, तो वो बच्चे क्या है, सृजनात्मक बच्चा है, वो क्रिएटिव चाइल्ड हैगा। ठीक है, क्रिएटिव थिंकर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बच्चे यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा हैगा, जैसे कि आपसे पूछ रहा है क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैगा बच्चे अपने आप में। ये वाला क्वेश्चंस आया और क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट बोला आपके लिए। स्टार मार्क कर लो यहाँ पर। ठीक है, स्टार मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। यस, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ। बच्चे इसका आंसर देने से पहले थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चे। जो आपका क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव चाइल्ड कौन से होते हैं बच्चे, जिसमें ओरिजिनल थॉट्स डेवलप होते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन होते हैं जिसके पास। ठीक है, वेरियस सॉल्यूशन होते हैं, कई टाइप के सॉल्यूशन पाए जाते हैं जिसके पास। ठीक है, और गिफ्टेड चाइल्ड होता है, उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है बच्चे, उनका आईक्यू भी अच्छा होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा क्रिएटिविटी के बारे में जेपी गिलफोर्ड हैगे, मैंने आपको बताया था इंटेलिजेंस थ्योरी में, जो आपका अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक था, हमने जो किया था थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में देखा था, जेपी गिलफोर्ड की मैंने थ्योरी पढ़ाई थी बच्चे, उसके कंसेप्ट को अच्छे से बताया था आपको याद होगा तो किसी बच्चे ने देखा भी होगा अच्छे से। तो बच्चे आपने देखा होगा तो क्रिएटिव चाइल्ड को किससे जोड़ा गया, उन्होंने किससे जोड़ा है, आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग से जोड़ा है। ठीक है, क्रिएटिव चाइल्ड को किससे जोड़ा है, उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग से जोड़ा है। और इंटेलिजेंस को किससे जोड़ा है बच्चे,
जेपी गिलफोर्ड ने इंटेलिजेंस को जोड़ा है किससे? डाइवर्जेंट थिंकिंग से। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आंसर नहीं बता रहा हूँ बच्चे, बस थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा नोट डाउन करते हुए चलना, पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, बस थोड़ा सा डीपली हो जाता है आजकल जो पेपर चल रहे हैं बच्चे, तो थोड़ा सा डीपली पूछा जाने लगा, तो इसलिए जितना नॉलेज होगी बच्चे उसको अच्छे से उसके नोट्स आप तैयार करते चलो। ठीक है, ताकि रिवीजन बाद में कर सको। तो जो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग हैगा बच्चे, वो आपका इंटेलिजेंस से जोड़ा है। किसने जोड़ा है? जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड ने, जिसने 3 डायमेंशनल थ्योरी दी है बच्चे इंटेलिजेंस की, उन्होंने इंटेलिजेंस को किससे जोड़ा है? कन्वर्जेंट थिंकिंग से। ठीक है, और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग से किसने क्रिएटिविटी को जोड़ा गया। ठीक है, क्रिएटिविटी को किससे जोड़ा गया है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से। ठीक है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है बच्चे? मैंने आपसे बताया था एक बारी फिर से रिकॉल कर देता हूँ मैं। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइप के होते हैं, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर। आपके एक क्वेश्चंस के एक आंसर वहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है, आपके मैनी आंसर वहाँ पर होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर होते हैं और क्वेश्चंस के आंसर होते हैं बच्चे। ठीक है, आपने एक क्वेश्चंस पूछा और उसके बहुत सारे आंसर, जैसे कि मेरे से पूछा गया कोई क्वेश्चंस, आपसे पूछा या टीचर से पूछा गया, तो उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से उसका आंसर देंगे, तो वो एक डाइवर्जेंट थिंकिंग हुई। ठीक है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग में सिर्फ एक ही आंसर होएगा। ठीक है, उसका कोई अलग अलग आंसर उसके नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था आपका बच्चे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स हैगे, आप लिख लीजिए क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स। 1 मिनट बचा, सिर्फ 1 मिनट। क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स हैगे, थोड़ा सा जानते हुए चलेंगे, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। जो आपके क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स हैगे उसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो। 4 हैगे बच्चे, आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो उसको। FFOE, यानी कि FFOE, फुफोई। ठीक है, फुफोई से याद कर सकते हो बच्चे। तो F मीन्स फ्लुएंसी। ठीक है, फ्लुएंसी, F मीन्स फ्लुएंसी, और सेकंड F का मीन होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चे आप नोट डाउन करते हुए चलना, यहाँ पर ना थोड़ा सा पेन में मिस्टेक हो रही है, ज़्यादा ही इसमें थोड़ा सा डार्क चल रहा है ये। ठीक है, और O मीन्स आपका ओरिजिनलिटी होता है। ठीक है, ओरिजिनली। ठीक है, ओरिजिनलिटी जिसको हम बोल सकते हैं। और E मीन्स होता है ई को बोलते हैं हम इलोब्रिएशन। ठीक है, ई को क्या बोलते हैं? इलोब्रिएशन। ठीक है, तो ये होता है आपका फफोई। ठीक है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलोब्रिएशन। ठीक है, तो ये था आपकी क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स बच्चे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपसे क्या बनेगा? आपसे पूछा जा रहा है जो क्रिएटिविटी थॉट्स में रिलेटेड होते हैं तो वो कौन से होते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट आंसर है बच्चे। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपकी क्रिएटिविटी होती है। ओके ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चे, द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। यस, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ईगो सेंट्रिक चिल्ड्रन है बच्चा, बी कह रहा है इम्पेयर चिल्ड्रन है, सी कह रहा है क्रिएटिव चिल्ड्रन है, या डी कह रहा है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी है। बताइए बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन है बच्चे के पास। ठीक है, ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन है, तो बच्चा कैसा होएगा बच्चे? तो बच्चा कैसा होएगा? क्रिएटिव चिल्ड्रन होएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है बच्चे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाइज। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य डैश है। बताइए बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल कंसिडरेट्स। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यूनिवर्स कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस। सी कह रहा है यूनिवर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। एंड डी कह रहा है यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। बताइए बच्चे ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसका राइट आंसर। तो बच्चे जो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर बच्चे ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ठीक है, आपको क्या करना है, यू डी और एल, आपको यू डी एल का फुल फॉर्म हैगा जैसे यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। इसका क्या मीनिंग बनता है, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। जैसा कि आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है टीएलएम होता है, ऐसा ही आपका यूडीएल होता है। ठीक है, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। तो ये सभी बच्चों के लिए होता है। ठीक है, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वाइल टीचिंग अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड अ टीचर शुड, यानी कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ते समय शिक्षक को डैश। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इस प्रकार के बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। बी कह रहा है ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए, यानी कि होमवर्क या असाइनमेंट्स कम दीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। सी कह रहा है स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। बताइए बच्चे। तो वाइल टीचिंग अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड एज अ टीचर शुड, तो बच्चे अगर यहाँ पर अब ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी अदर के ऑप्शन में बच्चे बेटर हैं, क्योंकि आप यहाँ पर ओवरलुक दिस फैक्ट एंड ट्रीट सच अ चाइल्ड एट पर विद अदर चिल्ड्रन, यानी कि इस तथ्य को आप अनदेखा कर रहे हो। ठीक है, और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल, आपको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जैसा व्यवहार नहीं करना है, बिहेव नहीं करना है उन बच्चों के साथ। आप समान बच्चों के साथ उनको रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्लेन यहाँ पर हो रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अदर के कंपैरिजन में देख के तो ऑप्शन नंबर डी बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए बच्चा। चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच। यस, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता हूँ और उनके उपयोग करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए अच्छी बात कर रहा है। बी भी देख लेते हैं। बी कह रहा है डिस्करेजेस द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज सो दैट दे लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज। नहीं, आप डिस्करेज कर रहे हो उनकी लैंग्वेज को, ऐसा नहीं करना। ऑप्शन नंबर बी हट गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हट गया क्योंकि डिस्करेज वर्ड नेगेटिव है। कैटेगराइज नहीं करना है आपको चाइल्ड को। ठीक है, और टीचर दैम गुड बिहेव, ठीक है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। सिर्फ इन ये कहने की बजाय आप ऑप्शन नंबर ए देखें कि वैल्यूज़ एंड यूज़ देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज। बच्चा किसी भी सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है या कुछ वहाँ से लेकर आ रहा है, जैसे अपने कल्चर को, ठीक है, अपनी संस्कृति को, तो आप उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, उनकी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, उनकी कल्चर को इम्पोर्टेंस दीजिए बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन रहा है, क्योंकि अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना बच्चे। ठीक है, आपको वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज यहाँ पर अच्छा ऑप्शन है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हैगा कि एन इंक्लूसिव स्कूल, तो बताना है कि शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और सॉरी यानी कि आपको बताना है एक समावेशी विद्यालय हैगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से समक्ष बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। बी कह रहा है विशेष रूप से योग्य है, शिक्षार्थियों के अधिगम के परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्धता होती है। या सी ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की जो आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। या डी आपसे पूछ रहा है कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। बताइए बच्चे, कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? तो बच्चे आप देखो तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन रहा है। एक मिनट बच्चा, शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उन्हें सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। ओके, और डी कह रहा है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। ओके, ठीक है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, जो आपको दिख भी रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इज कमिटेड टू इम्प्रूव टू द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़ बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक वाइल वर्किंग विद स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज। यस, कोई एक बच्चा हैगा जिसको विजुअली चैलेंज हैगा, बच्चा दृष्टि बाधित बच्चा हैगा। तो उसके लिए पूछा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्पीक क्लियरली एंड यूज़ अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स का यूज़ कराओगे। या बी कह रहा है यूज़ अ वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। ओके, या सी ओरिएंट हर सेल्फ सो दैट द स्टूडेंट कैन वॉच हर क्लोजली। नहीं, आप बच्चे को दिखाओगे कैसे, क्योंकि वो तो विजुअली चैलेंज हैगा। तो ऑप्शन नंबर सी तो हट ही जाएगा। फोकस ऑन वेराइटी ऑफ रिटर्न टास्क, नहीं, वर्कशीट पर कैसे लिखेगा, क्योंकि विजुअल है, बच्चे की आंखों में प्रॉब्लम है, विजुअल प्रेजेंटेशन नहीं देख नहीं पाएगा। आप बच्चे को स्पीक क्लियरली एंड यूज़ अ लॉट ऑफ टच एंड फील, आप बच्चे को ऐसा मटेरियल फील करा सकते हैं उनको जो स्पष्ट रूप से आप बोलना और आपका छूकर महसूस करने वाली ऐसी सामग्री का वहाँ पर प्रयोग कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बच्चा विजुअल चैलेंज हैगा, ठीक है, जिसको देखने में दिक्कत हैगी, तो आप उसको सुना सकते हो। जैसे कोई कैसेट होगी, ठीक है, कोई उसकी आवाज़ होगी, उसकी कोई साउंड हैगा उस वीडियो का, तो आप उसको सुना तो सकते हो ना। हालांकि वो बच्चा देख नहीं सकता, पर लेकिन उसके कान तो सही है ना, सुन तो सकता है वो बच्चा। और ये अगर और आप उससे रिलेटेड कोई उसको चीज़ उसको टच भी करा सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल दे सकते हो ताकि वो बच्चा देखकर पता लगा सके कि भाई ये चीज़ ऐसी होती है। ठीक है, जैसे कि आप उसको स्क्वायर के बारे में बताना चाहते हो, तो आप उसको एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट वहाँ पर शो कर सकते हो, ठीक है, फील करा सकते हो उसको, ठीक है, जितने भी हैगा। तो वहाँ पर फिर हाँ टच करा कर दिखा सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड शुड, यानी कि वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता के पेशों का अनुकरण कर सके। बी उन्हें नियमित विद्यालयों में डाला जाना चाहिए तथा सभी शिक्षार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उन्हें पाठ्यचर्या अपनाने और सीखने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कहोगे आप उनको किसी प्रकार की, क्यों? क्योंकि उनको तो भाई सभी को बच्चे राइट हैगा, उनका अधिकार हैगा शिक्षा प्राप्त करने का। आप किसी को मना नहीं कर सकते हो एजुकेशन देने से, ठीक है।
फिर आपसे कह रहा है कि बी मेड टू स्टडी इन डिफरेंट स्कूल सिंस देयर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ कैन नॉट मैच दोज और अदर स्टूडेंट्स, यानी कि विभिन्न विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक योग्यता अन्य विद्यालयों से मेल नहीं खाती है। ऐसे कुछ नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो आपका यहाँ पे बेस्ट आंसर कौन सा बन रहा है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बी प्लेस्ड इन रेगुलर स्कूल एंड एफर्ट्स शुड बी मेड टू अडेप्ट द करिकुलम एंड फैसिलिटेट लर्निंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उन्हें नियमित विद्यालयों में डाला जाना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उन्हें पाठ्यचर्या अपनाने और सीखने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चा आपके लिए हैगा, जो क्वेश्चन हैगा ये, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। यस, तो किसके अनुरूप हमें बदलना चाहिए? तो बच्चे व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, बी कह रहा है व्यवस्था बच्चे, या सी कह रहा है परिवेश परिवार, या डी कह रहा है बच्चे या परिवेश। बताइए बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग चले तो आप सिस्टम को चेंज करिए, बच्चे को चेंज मत करिए, ठीक है। बच्चे को आपने चेंज नहीं करना है, बच्चे में कमी नहीं छांटनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा, बी भी हटा दो, सी भी हट गया क्योंकि चाइल्ड दे रखा है, सी में इन्वायरमेंट नहीं। तो आप सिस्टम को चेंज करिए, ठीक है। सिस्टम में कुछ गलती हैगी तो उसको इम्प्रूव करिए, उसमें वहाँ पर चेंज कीजिए, फिर बच्चे में आएगा, ठीक है। तो व्यवस्था और बच्चे ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। समावेशी शिक्षा मानते कि हमें पहले व्यवस्था को और फिर बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, ठीक है। आपको सिस्टम किसके अकॉर्डिंग चलना है? बच्चे के अकॉर्डिंग चलाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड, हाँ जी, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए बच्चे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। बी कह रहा है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। या सी कह रहा है कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए। या डी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध करना चाहिए। बताइए बच्चे। तो बच्चे अगर हम नीचे वाले ऑप्शन से चेक करते हुए चलें तो मेमोराइज आपको नहीं कराना है बच्चे को, और एल्गोरिथम्स नहीं, ऐसा नहीं कहते कि आप उनको कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करा सकते हो। तो आप बच्चे को वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड कराइए, आप बच्चे के लिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन रहा है बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप बच्चे को वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है, उनको प्रोवाइड कराइए। आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और आपके लिए 20 क्वेश्चन लाया था आज मैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो और भी प्रीवियस ईयर हैगे तो उनको भी लाया जाएगा अच्छे से। पहले आप इसका आंसर दीजिए जो आपसे क्वेश्चंस हैगा, जो पूछा जा रहा है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करती है जो, यानी कि पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर। तो ऑप्शन नंबर ए डिसेबल, बी कह रहा है डिसलेक्सिक, यानी कि डिसलेक्सिया भी बोल सकते हो आप, सी कह रहा है क्रिएटिव, या ऑप्शन नंबर डी रिसिलिएंट, यानी कि प्रत्याशीय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। जो आपके डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं वो कैसे होते हैं? सृजनात्मक, ठीक है। अभी मैंने इसके बारे में बेसिक थोड़ा बताया था। क्रिएटिव थिंकर होते हैं जो आपके डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं बच्चे, ठीक है। जो आपके डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं वो कैसे क्रिएटिव थिंकर माने जाते हैं, ठीक है, सृजनात्मक व्यक्ति माने जाते हैं, ठीक है। ओके, आज की लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चे 20। तो आज के लिए लास्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन रहेगा जो समावेशी शिक्षा है। बताइए बच्चे, इंक्लूसिव एजुकेशन हैगी। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम।
बी कह रहा है इंक्रीजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स, या सी कह रहा है इंक्लूड्स इन इंडो इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, या डी इंक्लूड्स टीचर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। बताइए बच्चे। तो समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है कि कक्षा में विविधता को बढ़ाती है, दाखिले संबंधित कठोर प्रतिक्रिया को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षक को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो बच्चे ये क्या करती है, इंक्लूसिव एजुकेशन है कि जो सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, यस, डाइवर्सिटी को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बच्चे। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहे हो बच्चे, ये सीटेट सुपर सीरीज़ जो हमने चला रखी है बच्चे, तो आपको ये सेशन अच्छे लग रहे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं बच्चे, आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर से हम इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस और जो आपके लेवल हाई हो जाएगा थोड़ा सा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, और इस जंग में हमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन लेकर रहना बच्चे। ठीक है, रुकना थकना बिल्कुल मना है यहाँ पर। ठीक है, जय हिंद जय भारत के साथ फिर से एक बार मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द। थैंक यू।